तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो। ये है हमारा क्लास 3। तो इकोनॉमिक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले वाले दोनों क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले वाले दोनों क्लास में हमने शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व आपको जो पता था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। बहुत सारे टाइप के इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। वो डिपेंड करता था कि आपका गुड्स कैसा है, इसके ऊपर तो डिपेंड करता है। याद करो, हाँ तुमको याद चला, याद आ गया। तो अभी हम न्यू वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम तो अभी बहुत कुछ बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व किस किस शेप का होता है, मतलब डायरेक्शन कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में यूटिलिटी इंक्रीज होता है, किस डायरेक्शन में यूटिलिटी डिक्रीज होता है। वो बेसिकली डिपेंड करता था गुड्स के ऊपर। मगर आज के वाले वीडियो में, आज इस क्लास 3 में हम समझेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिफरेंस कर्व। मतलब इंडिफरेंस कर्व किससे डिराइव होता है, वो होता है यूटिलिटी फंक्शन से। सही सही कहा। जो जिसने भी इकोनॉमिक्स को पहले भी परस्यू कर चुके हैं उसको तो सब समझ में आ रहा है। अब जो जो नए बच्चे, नए स्टूडेंट है, उस लोगों को भी समझ में आएगा। मैं ऐसे सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। तो इंडिफरेंस कर्व का मेन फंडा क्या है, यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन से इंडिफरेंस कर्व डिराइव होता है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन किस किस तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, जो इस वीडियो का जो टॉपिक भी है। चलो हम यहां पे लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। चलो, तो किस किस तरह का यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो देखो, यूटिलिटी फंक्शन बहुत सारे तरीके का हो सकता है। तो हम बेसिकली जो जो टाइप का जो टाइप का यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, हमको जो जो समझना पड़ेगा। और हमारे सिलेबस में भी जो जो है उन सब के बारे में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। पहला वाला यूटिलिटी फंक्शन, एक बार, दो, तीन, चलो 3 पहले मार्क कर लेते हैं। well behaved utility function। ओके, दूसरा वाला यहां पे है, हाँ, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और जो फोर कॉब डॉगलास यूटिलिटी फंग लिखते थे। और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सारे यूटिलिटी फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर इसको सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। और ये सबसे ज्यादा टॉपिक में क्वेश्चन भी यहां से आता है। और इसको समझने के लिए मैं बहुत ज्यादा आपको इसको आपके दिमाग में घुसा कर ही जाऊंगा। और फिफ्थ जो यूटिलिटी फंक्शन है वो है क्वासाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। ये 5 टाइप्स का यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आप जब गूगल सर्च करोगे, आप जब देखोगे कि कोई नॉर्मल बुक से उठाओगे, कोई टीचर को अगर आस्क करोगे, तो वो बेसिकली ये 4 तरह के यूटिलिटी फंक्शन के बारे में वो लोग बात करते हैं। और जो ठीक भी है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कॉम्ब प्लस कॉसिलिनियर है। मगर ये वाला वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन अगर आप नहीं समझोगे तो आप बाद में जाके कॉप डॉगलास को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाओगे। आप कॉप डॉगलास बार बार दिमाग से हट जाएगा। तो आपको पहले समझना होगा कि वेल बिहेव क्या बोलना चाहता है, उसके बाद परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, उसके बाद कॉप डॉगलास, उसके बाद कॉसिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन। तो सारे
तो मैं एक साथ नहीं पढ़ा सकता, तो आपको पार्ट बाय पार्ट समझना होगा, क्योंकि आपका मोटिव नहीं है कि मैं आज वीडियो देखो कल एग्जाम देके चला आऊं और मेरा फुल मार्क्स आ जाए। एग्जाम को अगर अच्छे से क्रैक करना होगा, अगर अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना होगा और अच्छा नंबर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फोड़ के आना है, इकोनॉमिक्स के नंबर को, इकोनॉमिक्स पेपर को फोड़ के आना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का। आप एग्जाम के अगले पहले वाले दिन, पिछले वाले दिन और रात को पढ़ के आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, उसके लिए टाइम मांगता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलो हम पहले फर्स्ट वाला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो हमारे पास क्या है, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। मगर आप अभी आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, आप तो यही नहीं बताया, आप गुड्स क्या है उसको बताए, गुड्स बैड्स क्या है, वो न्यूट्रल को क्या है उसके बारे में अच्छे से बताए फर्स्ट क्लास में। उसके बाद मैंने एमआर इज इक्वल टू माइनस एमयू एक्स वन बाई एमयू एक्स टू उसका भी प्रूफ बताया, उसको आपके दिमाग में घुसा दिया, वो भी अच्छे से बताया। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस कर्व को भी पूछा, इंटरफेरेंस कर्व क्या है, इंटरफेरेंस कर्व का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको दिया, और उसके बाद बताया इंटरफेरेंस कर्व क्या है। मगर मैंने तो अभी नहीं बताया कि यूटिलिटी फंक्शन क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन क्या है उसको समझना होगा। देखो, आपको पता है, आप अगर इकोनॉमिक्स को पहले परस्यू कर चुके हैं 11 12 में, तो आपको पता है, और अगर नहीं पता है वो भी बता देता हूं कि आप सुने होंगे, ये जब आप इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो आपको जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी और अलग अलग कोर्स में आप ये इकोनॉमिक्स को जब ऑप्ट करोगे तो आपको पता है कि सारे लोग बोलोगे कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम यूटिलिटी को रैंक ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि यूटिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, यूटिलिटी यहाँ पे कम है, कंपेयर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, लेकिन नहीं बता सकते कि यूटिलिटी का लेवल क्या है। तो आप ये बात बोलो मुझे, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूं, एक बंडल है ए और एक बंडल है बी, दोनों जगह हम दो कमोडिटीज यूज करते हैं, दो गुड्स यूज करते हैं। ओके, गुड्स। चलो यहां पे हम लिखते हैं कि 10, 20 और यहां पे लिखते हैं 15, 15। ओके, तो यहाँ पे 15, 15। ओके, तो इस ये जो बंडल है और ये जो बंडल है, आप बताओ कहां पे यूटिलिटी ज्यादा है एंड कहां पे यूटिलिटी कम है, बताओ। आप ही तो बोल रहे थे, आपको ये सुना होगा, आप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो हमारा वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आप बाकी सब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें आप सुनते होगी कि यूटिलिटी हमको रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कहां पे यूटिलिटी ज्यादा है, कहां पे यूटिलिटी कम है। मगर हम यूटिलिटी कहां पे ज्यादा है, कहां पे यूटिलिटी का लेवल नहीं बता सकते। तो आप बताओ यहाँ पे कहां पे यूटिलिटी कम है और कहां पे यूटिलिटी ज्यादा है, बताओ। आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यूटिलिटी फंक्शन क्या है। यूटिलिटी फंक्शन के अलावा आप जब तक आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन नहीं, आप बता नहीं सकते। तो ये जो वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन है, इसका जो फंक्शनल फॉर्म है, फंक्शनल फॉर्म, फंक्शन है तो फंक्शनल फॉर्म रहेगा, इसका फंक्शनल फॉर्म है u x1, x2 इक्वल टू x1 डॉट x2। इसको मैं एक सर्कल के अंदर रख देता हूं, x1, x2। अब अगर देखो, आप 20 इंटू 10 करोगे तो 200 निकलेगा, अगर आप 15 इंटू 15 करोगे तो कितना निकलता है, 5 5 5 2 5 1 75 0 5 1। तो यहाँ पे निकल रहा है 5 और यहाँ पे 12 2 2 5। तो ए पॉइंट में इसका जो वैल्यू निकल रहा है वो है 200, इस पॉइंट का बी बंडल का जो वैल्यू निकल रहा है वो 225 निकल रहा है। तो
किसका नंबर ज्यादा है, इसका बी पॉइंट का नंबर ज्यादा है। इसका मतलब ये मत कभी भी मत समझना कि यहाँ पे यूटिलिटी कम है, जरूर कम है, कम तो है, यहाँ पे यूटिलिटी ज्यादा है, मगर ये कोई यूटिल्स नहीं है। हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं, ये कोई यूटिल नहीं है। कोई यूटिलिटी इतना है, ये कोई लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं है। दिस इज अ अच्छे से समझ लो, इसको भूलना मत। दिस इज merely a cardinal number, कार्डिनल नंबर है ये जो यूटिलिटी फंक्शन है x1 डॉट x2, ये कोई यूटिल्स नहीं बताता, ये कोई लेवल ऑफ यूटिलिटी किसी पॉइंट का नहीं बताता, ये एक बंडल को एक वैल्यू, एक नंबर असाइन करता है, जो नंबर एक कार्डिनल नंबर होता है। और उस कार्डिनल नंबर के बेसिस में हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं, कहां पे यूटिलिटी ज्यादा है और कहां पे यूटिलिटी कम है। यही है इसका फंडा। फिर से बताता हूं, हमको पढ़ना है वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन, जिसका फंक्शनल फॉर्म है x1 डॉट x2। ये फंक्शनल फॉर्म है x1 डॉट x2। अब हम दोनों बंडल को ले रहे हैं, एक 10,20, 15,50। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी दोनों में ही सेम है, 30, मगर यहाँ पे कार्डिनल नंबर आ रहा है 200, यहाँ पे नंबर आ रहा है 225। यहाँ पे नंबर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये वेल बिहेव प्रेफरेंस है, और वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस के अंदर, यूटिलिटी फंक्शन के अंदर इसको नंबर ज्यादा मिल रहा है, मतलब इस पे यूटिलिटी तो ज्यादा है, मगर 225 का यूटिलिटी नहीं है। यहाँ पे 225 इसका रैंक है, ये हायर रैंक पे आ रहा है, ये इसका ऑर्डर हायर है, मतलब इसमें यहाँ पे यूटिलिटी ज्यादा है। कितना है वो नहीं बता रहा, यहाँ पे यूटिलिटी ज्यादा है क्योंकि 200 से ज्यादा 225 होता है, तो यहाँ पे यूटिलिटी ज्यादा है। और ये कौन सा वाला मैकेनिज्म बता रहा है, ये x1 डॉट x2 ये फंक्शन बता रहा है। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या है? एक मैकेनिज्म है। यूटिलिटी फंक्शन क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जो बताता है किस बंडल का रैंक ज्यादा है, किस बंडल में यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे कितना यूटिलिटी मिलेगा, ये बता रहा है कि दोनों बंडल अगर है तो किस बंडल के कंजम्पशन में हमको हायर यूटिलिटी मिलेगा। नहीं बोल रहा है कि उस बंडल कंजम्पशन में कितना यूटिलिटी मिलेगा, बता रहा है कि हायर मिलेगा या लोअर में मिलेगा दूसरे बंडल के कंपैरिजन में, मगर ये कभी भी नहीं बताता कि कितना यूटिलिटी मिलेगा। दूसरे बंडल, अगर आपके पास दूसरे कुछ बंडल है, उसमें बताएगा कि इस बंडल से ये बंडल थोड़ा अच्छा है, इसको कंज्यूम करो, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। ये कभी भी नहीं बताता यूटिलिटी फंक्शन कि कितना मिलेगा। ये सिर्फ बताता है कि किसका रैंक ज्यादा है और किसके कंज्यूम करना अच्छा है। यहाँ पे अभी बजट रैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कितना पैसा यहाँ पे खर्चा नहीं करना है, ना मैं नहीं, ये कभी भी नहीं बता रहा। यहाँ पे बताना होगा कि यूटिलिटी फंक्शन एक कार्डिनल नंबर असाइन करता है हर एक बंडल को। एक यूटिलिटी फंक्शन कार्डिनल नंबर असाइन करता है हर एक बंडल को, और उस कार्डिनल नंबर के बेसिस में हम कंपेयर करते हैं, रैंक करते हैं किस बंडल में यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। यही है हमारा वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन। बेशक वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन नहीं है, यह है यूटिलिटी फंक्शन। डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, यहाँ पे मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, तो अभी तो इस कॉन्सेप्ट को आपको के दिमाग में घुस गया है। अगर नहीं घुसा है तो और एक बार वीडियो को पीछे बैक में ले जाके फिर से देखो। मैं इसको रिमूव करता हूं, उसके बाद मैं और एक कॉन्सेप्ट में आऊंगा। अगर आप एक बार देखना चाहते हो कि ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, तो कोई बात नहीं। आपको तो टॉपिक अगर समझ में आ जाता है तो आप लाइक कर दो वीडियो को, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। अगर आप नोट करने में आपको लेजी हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं एक बार रिमूव कर देता हूं इसको।
हाँ, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन, और इसके बारे में हमको डिस्कस करना होगा। तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पे वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन, तो हम एक बार देख लेते हैं कि वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन कैसा होता है। एक बार थोड़ा सा एग्जांपल, हमारे चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, कोई मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स नहीं चलता, वो तो बाद में आएगा। एग्जांपल, एग्जांपल देख लो, x1 x2, ओके। एक काम करो, सपोज x1 डॉट x2 है 100, तो मुझे बताओ कौन कौन सा वो बंडल है जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 100 आता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन का कार्डिनल वैल्यू 100 आता है। मतलब वो बंडल में जिसका कार्डिनल वैल्यू 100 आता है, वो सारे बंडल में हमारा यूटिलिटी लेवल सेम है। और आपको पता ही है जिस जिस बंडल का यूटिलिटी लेवल सेम है वो सारे बंडल एक ही आईसी में आता है। हाँ सही कहा। तो चलो इस कुछ बंडल देख लेते हैं। 100, 250, 3, 33.33, 3 और ये 4, 25, 5, 20। तो ये सारे बंडल है, और ये सारे बंडल 1, 100, 2, 50, 3, 33.33 और 4, 25, 5, 20, ये सारे बंडल सेम इंडिफरेंस कट में आते हैं। और ये सारे बंडलों का जो फंक्शन है, जो कार्डिनल नंबर है, वो सेम है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो बंडल्स है 100, 1, 100, 2, 53, 33.33, 4, 25, 5, 20, ये सारे बंडल जो आईसी में आएंगे, वो जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, वो सारे इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है, वो क्या है, वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स है या लीनियर है। चलो कुछ थोड़ा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो यहाँ पे x1 x2 गुड, चलो यहाँ पे कॉन्वेक्स ड्रॉ करते हैं। चलो कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स, क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, कॉन्वेक्स है। और सेकंड वाला एक ड्रॉ करता हूं, x1 गुड, x2 गुड, 0, और ये क्या है, अच्छे से ड्रॉ करना होगा, कॉनकेव। ओके, तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एमआरएस क्या होता है या यहाँ पे एमआरएस क्या होता है। तो हमको जो हमने जो क्लास 1 में पढ़ा था कि एमआरएस क्या होता है, एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, एमआरएस इक्वल टू डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 लॉस अपॉन गेन की x1 का 1 यूनिट इंक्रीज करेगा तो x2 को कितना सैक्रिफाइस करना होगा, यही था एमआरएस। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे एमआरएस क्या बता रहा है, समझो कि यहाँ पे एक x1 को धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद x2 डैश, x2 धीरे धीरे हम x1 को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, देखो पहले इतना सैक्रिफाइस करना होता था, इतना, धीरे धीरे ये छोटा हो जा रहा है। देखो यहां से दिखा देता हूं, पहले हम इतना x1 जब इतना कंज्यूम करते हैं तो x2 इतना कंज्यूम करते थे, उसके बाद x1 को इंक्रीज किया तो x2 इतना सैक्रिफाइस करना हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब x1 को हम इंक्रीज करते चले इस डायरेक्शन में, तो x2
धीरे धीरे स्लोअर लेसर लेसर अमाउंट हम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पहले इतना सैक्रिफाइस करना होता था, अब इतना सैक्रिफाइस कर देते हैं तो फिर भी x1 मिल जाता है। समझे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस डिक्रीज हो रहा है, लॉस अपॉन गेन में, लॉस अपॉन गेन में गेन कर रहे हैं तो लॉस x2 का सैक्रिफाइस डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है, एमआरएस डिक्रीज होगा ना, एमआरएस डिक्रीज हो रहा है। और यहां पे देखते हैं क्या होता है, इससे और समझ में आएगा। समझो इतना x1 हम इतना x1 हम कंज्यूम करते थे, यहां से दिखा देता हूं, इतना x1 हम कंज्यूम करते थे, उसके बाद इतना, उसके बाद इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हो इसका थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, लॉस का जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो हमारा जब इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट x1, तो x2 सैक्रिफाइस करने का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एमआरएस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब कॉनकेव आईसी होता है तो हमारा एमआरएस इंक्रीज होता है, जब हम x1 का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, जब हमारा कॉनकेव आईसी होगा, कॉनकेव है, और जब हमारा कॉन्वेक्स आईसी होगा, ये कॉनकेव है, केव की तरह है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स आईसी है, जब हम कॉन्वेक्स आईसी में जब हम x1 का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हमारा एमआरएस डिक्रीज होता है, लॉस डिक्रीज होता है, गेन के रिस्पेक्ट में लॉस डिक्रीज होता है, तो एमआरएस डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग एमआरएस, और यहाँ पे इंक्रीजिंग एमआरएस, इंक्रीज। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर हम 100 एक यूनिट इंक्रीज करते हैं और 100 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। इन गेन कितना हो रहा है, 1 यूनिट, लॉस कितना हो रहा है, 50 यूनिट, तो यहाँ पे क्या होगा, -50/1, यहाँ पे 50 होगा एमआरएस, एमआरएस का वैल्यू 50, माइनस नहीं देता, हम एमआरएस में मॉड लगा देते क्योंकि हम अमाउंट देख रहे हैं, डायरेक्शन तो हमको पता ही है, डायरेक्शन के लिए माइनस है, हमको अमाउंट देखना है, इंटेंसिटी देखना है, तो इसको प्लस कर देते हैं मॉड इंक्लूड करके। उसके बाद जब 1 यूनिट x1 इंक्रीज करते हैं 2 से 3 होता है, तो यहाँ पे कितना डिक्रीज, कितना 16 यूनिट, -16.66, तो यहाँ पे क्या होगा 16.66/1, तो इसमें होगा 16.66। तो देखा, पहले 50 यूनिट x2 सैक्रिफाइस करते रहे, मगर जब नेक्स्ट स्टेप में 2 से 3 गया x1 और एक यूनिट इंक्रीज किया, 2 से 3 किया, तो जो लॉस का अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया, 16 हो गया। उसके बाद क्या है, 3 से 4 कर रहे हैं, कितना डिक्रीज होगा, 33, तो 3 हाँ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है -8.66, ऐसे कुछ समझ लो, 8.66/1, तो यहाँ पे क्या होगा 8.66, तो डिक्रीज हो रहा है क्या, पहले 50 यूनिट ऑफ x2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक यूनिट ऑफ x1 को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए, उसके बाद वो डिक्रीज होकर 16 हो गया, 2 यूनिट ऑफ x1 से जब 3 यूनिट ऑफ x1 में जा रहे हैं तो हम 16 यूनिट x2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो पहले 50 यूनिट किया करते थे, अब क्या है, वो डिक्रीज होकर 8.66 हो गया, जब 3 से 4 जा रहा है, 4 to 5 जब जाएगा, 4 to 5, तो यहाँ पे कितना -5/1, मॉड लगा के 5 आ रहा है, तो पहले 50 यूनिट सैक्रिफाइस करते थे x2, दूसरे बार 16.66 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं x2, उसके बाद 8.66 डिक्रीज यूनिट ऑफ x2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उसके बाद 5 यूनिट ऑफ x2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस का इंटेंसिटी, लॉस का इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा x1 बढ़ने के साथ साथ डेल्टा x2 डिक्रीज कर रहा है। ये कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है, एमआरएस डिक्रीजिंग एमआरएस, जहां पे x2 सैक्रिफाइस करने का अमाउंट डिक्रीज हो रहा था, इसका जो
थिकनेस है वो डिक्रीज हो रहा था। और वही केस है यहाँ पे वही केस लगा हुआ है। तो x1 डॉट x2 इक्वल टू 100, ये कौन सा वाला आईसी का शेप लेगा? इस यूटिलिटी फंक्शन में जो कॉरेस्पॉन्डिंग आईसी होगा वो कौन सा वाला शेप का होगा? वो कॉन्वेक्स आईसी होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है x1 डॉट x2 इक्वल टू एक कांस्टेंट, ये कौन सा वाला कर्व है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप क्या होगा? कॉन्वेक्स हो रहा है। कॉन्वेक्स के साथ क्या लगा हुआ है? डिक्रीजिंग एवरेज। x1 इंक्रीज होने के साथ साथ x2 सैक्रिफाइस करने का रेट अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा x2 बाय डेल्टा x2 इज फॉलिंग। तो यहाँ पे एमआरएस फॉल कर रहा है और ये कॉन्वेक्स वाला केस है। सिंपल। अगर तुमको फोटो लेना है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और नोट करोगे तो वो और भी अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा ये वाला ड्राइंग को, उसका नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया था कि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शन किस किस टाइप के होता है। जो 4 फंक्शन थे और एक एक्स्ट्रा फंक्शन था, उसको उसको अगर वेल बिहेव को समझ रहे थे हम, वेल बिहेव फंक्शन को हमने पूरा पोस्टमार्टम किया, पूरा समझा कि वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन का जो आईसी होता है वो क्यों एक कॉन्वेक्स होता है, उसको पूरा चीज हम लोग ने समझ लिया। तो अभी जो देखना है हम लोगों को कि वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है। चलो वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन फिर से लिख लेते हैं हम। सॉरी, ब्लैक पेन से लिखना होगा इस वाले पेन में। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पेन का चक्कर चल रहा है। हाँ चलो, हाँ वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन। तो चलो वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन ये वाला जो टॉपिक है, तो इसका 4 बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो 4 बेसिक प्रॉपर्टी 1 2, थोड़ा सा गैप दे दो, 3 4। पहला वाला प्रॉपर्टी, डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। 2 आईसीज नेवर intersect each other. Higher the IC, more is the satisfaction। हाँ हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी जो मेन जो 2 पॉइंट है इसमें, ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है, नॉर्मल आप गूगल करोगे मिल जाएगा, मगर ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, आईसीज आर टू द ऑरिजिन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए मुझे इस वीडियो में सबसे अच्छा समझाना होगा और आपको भी फुल फोकस देकर समझना होगा मैं क्या बताने वाला हूं इस पॉइंट में।
तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है इसमें सबसे ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और हमारा जो फुल फोकस इस दोनों वर्ड के ऊपर लाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो क्या है ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, चलो देखते हैं। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स में क्यू है, ये जो आईसी होता है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होता है। पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल कॉन्वेक्स क्या होता है। चलो काम करता हूं, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन को डिलीट करता हूं, ठीक है। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, पहले हम देखते हैं नॉर्मल कॉन्वेक्स क्या है। समझो कि ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ओके। तो अगर एक कर्व है ऐसा, तो ये कैसा कर्व है, देखो जब आप बोलोगे कि दिस कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग व्हेन वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है जब इस x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है। और ये ही कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है जब मतलब डाउनवर्ड जा रहा है जब x का वैल्यू पॉजिटिव है। फिर से एक कर्व दिखाता हूं, अब बताओ कि ये वाला कर्व क्या है, x। आप बोलोगे कि ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है कॉन्केव है क्या है। आप बोलोगे कि दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस कर्व इज फॉलिंग व्हेन x इज नेगेटिव, दिस कर्व इज अपवर्ड राइजिंग व्हेन x इज पॉजिटिव। मतलब कि ये कर्व अलोंग x, ऑल वैल्यू ऑफ x अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है। मगर अगर हम इसको लेते हैं, ये वाला कर्व को, कि x का वैल्यू जो भी हो, नेगेटिव में इंफिनिटी हो जाए, पॉजिटिव में इंफिनिटी हो जाए, मगर ये कर्व ऑलवेज स्ट्रिक्टली अपवर्ड राइजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है, ये इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। तो कोई चीज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का मतलब है कि वो ऑल वैल्यू ऑफ x, वो चीज कॉन्वेक्स ही है, सिर्फ कॉन्वेक्स है, वो किसी x के इंटरवल के लिए कॉन्वेक्स नहीं है। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का ये मतलब है। तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का मतलब आपको पता चल गया। तो हम अभी देख लेते हैं कि और एक स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, मगर आपको आप बोलोगे कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों है। देखो इसका दो रीजन है, दो रीजन मैं बताऊंगा आपको, आपको समझना पड़ेगा। दो रीजन, एक है डिमिनिशिंग एमआरएस और एक पॉइंट है एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स। डिमिनिशिंग एवरेज एंड एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, ये दो assumption के लिए ही, ये दो assumption है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। मैं समझाऊंगा यहाँ पे डिमिनिशिंग एवरेज क्या क्यों है। देखो आप वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन में एक चीज आपको मालूम है कि जो आईसी है वो क्या होता है। हमारा जो आईसी है वो क्या है, ये वाला आईसी कॉन्वेक्स आईसी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x1 x2 दोनों गुड्स है, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको समझना है दोनों गुड्स है। देखो हमको पता है एमआरएस क्या होता है, डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ आईसी, ये आईसी का स्लोप है। डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 क्या है, आईसी का स्लोप है। तो हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट में एमआरएस क्या है। अगर यहाँ पे हम एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, स्लोप को ब्लैक कलर से दिखाता हूं कि आपके आंखों में और आपके समझने के लिए ये अच्छा होगा। अगर इसको स्लोप बताते हैं, इस पॉइंट में स्लोप क्या है, ये है स्लोप, इस पॉइंट में स्लोप क्या है,
ये स्लोप। तो जब जब हम अलोंग द आईसी मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं अलोंग द आईसी, हमारा जो एमआरएस है वो क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस। मगर जब हम ये कॉन्वेक्स वाला जो आईसी है उसको नहीं प्रेफर करता, हम एक कॉनकेव आईसी देखते हैं। ये एक कॉन्वेक्स आईसी ड्रॉ करते हैं। X1 एंड X2 एक कॉन्वेक्स आईसी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला आईसी है, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कि एमआरएस, स्लोप ऑफ आईसी। ओके, यहाँ पे एक स्लोप है, यहाँ पे एक स्लोप है, यहाँ पे एक स्लोप है। देखो जब जब x1 का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे x1 का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है स्लोप डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे लगा हुआ है क्या, डिमिनिशिंग एमआरएस। इंक्रीजिंग एमआरएस नहीं लगा हुआ, डिमिनिशिंग एमआरएस लगा हुआ है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप ही है डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1, स्लोप ऑफ द आईसी है। स्लोप ऑफ द आईसी क्या है, स्लोप। डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 क्या है, एमआरएस। देखो डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 क्या है, स्लोप ऑफ आईसी। आईसी का स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रहा है, आईसी का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और ये स्लोप ऑफ द आईसी क्या है, एमआरएस है। मतलब यहाँ पे एमआरएस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एमआरएस इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों है, डिमिनिशिंग एमआरएस है। तो मतलब डिमिनिशिंग एमआरएस ये इस आईसी का प्रॉपर्टी है। वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन में जो आईसी होता है उसका प्रॉपर्टी है, इस डिमिनिशिंग एमआरएस के लिए है ही। इस आईसी का एक प्रॉपर्टी आ रहा है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है क्योंकि इसका जो आईसी है उसमें एक प्रॉपर्टी लगा हुआ है कि डिमिनिशिंग एमआरएस। तो आप बोलोगे कि मुझे तो समझ में आ गया डिमिनिशिंग एमआरएस क्या होता है। तो अब बताओ एवरेज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम का मतलब क्या है। इसको तो समझ में नहीं आता, मगर इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एवरेज एंड व्हाट इज एक्सट्रीम्स। तो चलो कहां पे लिखेंगे, कहां पे ड्रॉ करेंगे। चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। नहीं तो इसको 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 हटा दो, इसको रिमूव कर दो। चलो हम तो कुछ भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, तो कंजूसी करने का कोई तो मतलब नहीं बनता। हाँ averages are preferred over extreme. तो first we have to know what is averages and what is extreme. तो सपोज दो बंडल है ए और एक बंडल है बी। समझो कि यहाँ पे एक बंडल है, इसमें 8,3 है। x1 को 8 यूनिट कंज्यूम करेगा, x2 को 3 यूनिट, और यहाँ पे है हाँ 10,1। चलो दोनों में ही टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड सेम है, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका कार्डिनल वैल्यू, कार्डिनल नंबर कितना है, यूटिलिटी जो है पैकेट में लिख लेता हूं, u x1 x2 इक्वल टू x1 डॉट x2 पैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या है 24, यहाँ पे क्या है 10। तो आप बताओ दोनों जगह टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेम है, मगर आप किसको कंज्यूम करने के लिए आपका प्रेफरेंस रहेगा 24 वाला, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे कार्डिनल वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे यूटिलिटी भी ज्यादा है। और यहाँ पे आपका प्रेफरेंस रहेगा कि 10,1 इस बंडल को छोड़ के आप 8,3 इस बंडल को यूज करो, क्योंकि यहाँ पे 8,3 है, यहाँ पे 10,1 है। समझे। तो 24,10। तो पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे 24 आ रहा है। ओके, फिर से ये है एक क्या बंडल, ये है एवरेज बंडल। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक एग्जांपल देता हूं, चलो देखते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ हम एक दोनों 3 बंडल लेते हैं, पहले 2 बंडल से कम चला रहे थे, अभी 3 बंडल ले गए। चलो हाँ ए बी सी, चलो देखना पड़ेगा अच्छे से, देखो यहाँ पे 10,1 है, यहाँ पे 1,10 है, और यहाँ पे 5.5,5.5 है। ओके, अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन इस सारे बंडल को कौन क्या कार्डिनल नंबर मिलेगा। इसको मिलेगा 10, इसको मिलेगा 10 और इसको मिलेगा 30.5 के आसपास। हाँ 30.5, ओके हाँ 30.5 के आसपास मिल जाएगा इसको। हाँ तो अभी मुझे बताओ कि किस बंडल में, सारे बंडल में टोटल नंबर ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेम है, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11। गुड्स को फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे भी 11। तो सारी इस तीनों बंडल में टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सेम है, मगर किस बंडल में यूटिलिटी लेवल सबसे ज्यादा है। इस बंडल में 30.5 ये 30.5 जो यूटिलिटी फंक्शन है, तो ये इसमें तो आपको कार्डिनल नंबर ज्यादा मिल रहा है, x1, x2 कार्डिनल नंबर ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे यूटिलिटी का लेवल ज्यादा है, तो हमारा प्रेफरेंस रहेगा बी। इसको हम कॉन्वेक्स वाले आईसी में भी दिखा सकते हैं। देखो देखा तो, चलो यहाँ पे मान लो कि x1 x2 है, ठीक है, x1 x2 है 0। हाँ यहाँ पे एक काम करो, आप यहाँ पे देखो एक आईसी में ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है 10,1 और यहाँ पे क्या एक पॉइंट है, यहाँ इसका पॉइंट का नाम है 1,10। ओके 10,1 कितना है, क्योंकि 10 ज्यादा है, यहाँ पे x1 ज्यादा है और यहाँ पे x1 कम है, 1 है सिर्फ, और x2 ज्यादा है, तो यहाँ पे 1,10 और 10,1। ओके, इस दोनों जो पॉइंट है अच्छे से देखना, ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोई काम मत करो। यहाँ पे एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, आपको पता है स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट क्या होता है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 को जोड़ देते हैं, x1/2 और x2 क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे 10 प्लस 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 5.5 ये तो हम तो जब बच्चे थे तभी पढ़ लिए थे, क्लास 8-9 में हम लोग ये पढ़ चुके हो गए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि एक जो अमाउंट है x1 इसको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो और y का जो वैल्यू है उसको ऐड करके डिवाइड कर दो। तो ये वाला जो पॉइंट है सी नहीं बी, और ये है ए, ये है सी, ये वाला पॉइंट का जो बंडल आ रहा है वो है 5.5। अब देखो ये एक हायर आईसी में बिलोंग करेगा, ये पॉइंट एक हायर आईसी में बिलोंग करेगा। हायर आईसी में बिलोंग करेगा, और हमको पता है हायर द आईसी मोर इज द सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे ये जो बंडल है ए बी और सी, इस सारे बंडलों का जो टोटल क्वांटिटी है वो सेम है, 11 है, मगर ये जो बंडल है जो एवरेज बंडल है, इसके इन दोनों के एवरेज से निकला हुआ बंडल, उसका यूटिलिटी ज्यादा है। तो कंज्यूमर जब एक वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन को यूज करेगा, अगर ये गुड्स वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन है, तो उन लोगों का वो एवरेज बंडल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो कंज्यूमर का यूटिलिटी ज्यादा मिलता है एवरेज बंडल से। अच्छे से समझो, अगर कोई कंज्यूमर वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन के तरह अपना प्रेफरेंस शो करेंगे, ये प्रेफरेंस
कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है, टेस्ट प्रेफरेंस प्रेफरेंस रहता है। मुझे एक मूवी देखना, सर्टेन टाइप का मूवी देखना अच्छा लगता है, मुझे ये खेलना पसंद आता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, ये मेरा प्रेफरेंस है, टेस्ट प्रेफरेंस है। सारे इंडिविजुअल का, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिटी का यहाँ पे वैल्यू है, इंडिविजुअल लोगों का सबका प्रेफरेंस रहता है। और यहाँ पे क्या है, ये विल बी यूटिलिटी फंक्शन एक प्रेफरेंस फंक्शन है, और ये प्रेफरेंस को हमने इकोनॉमिक्स में एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। और ये मैथमेटिकल फॉर्म जो दिया है, यहाँ पे ये तीनों बंडल आया, और तीनों बंडल में मैंने जानबूझ के टोटल क्वांटिटी को सेम रखा है, और टोटल क्वांटिटी को सेम रख के हमने देखा कि जो एवरेज बंडल है उसमें कार्डिनल नंबर ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का ज्यादा होगा। और उसको जब मैंने एक आईसी के अंदर प्लॉट कर दिया, उसमें हमने देखा कि हायर द आईसी, इन दोनों का जो एवरेज बंडल है वो एक हायर आईसी में रहता है, और आपको पता है हायर द आईसी मोर इज द सेटिस्फेक्शन। तो जब हम कॉन्वेक्स आईसी, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स आईसी को, हमारे यूटिलिटी फंक्शन जो आईसी से वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, उसमें एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। ये कॉनकेव होता तो ये नहीं होता। अगर आप कॉनकेव को देखोगे तो ये गेम पूरा बदल जाएगा। ओके, अगर आप कॉनकेव को देखोगे तो ये गेम पूरा बदल सकता है। तो हमने क्या देखा कि आईसीज आर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो हमने देखा कि आईसीज आर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स व्हेन, जब वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन रहता है, जो हमारा फंक्शन है वो एक वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन रहता है, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। उसमें हमने 2 नंबर वाला, जो 2 नंबर वाला प्रॉपर्टी, उसमें एक लाइन हमने लिखा था कि आईसीज आर स्ट्रिक्टली convex to the origin। और यहाँ पे हमने एक 2 रीजन ऐड किया था यहाँ पे कि डिमिनिशिंग एमआरएस, और एक पॉइंट ऐड किया था कि हाँ, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे डिमिनिशिंग एमआरएस जो था, उसमें हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया कि यहाँ पे जो आईसी है, कॉन्वेक्स वाला आईसी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि आईसी डिमिनिशिंग एमआरएस डिमिनिशिंग होता है, क्योंकि जब x1 के अमाउंट को हम इंक्रीज करेंगे तो x2 के अमाउंट को हम डिक्रीज करेंगे, और आईसी का स्लोप डिक्रीज करता है। स्लोप क्या है, एमआरएस है, तो एमआरएस डिमिनिशिंग एमआरएस। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, उसमें मैं दोनों एग्जांपल लिया था अभी, 10,1 एंड 1,10। उसमें आप देखा कि एवरेज जो है वो एक हायर आईसी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉनकेव के लिए क्या होगा। एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम में कॉनवेक्स के लिए क्या होगा, कॉनकेव के लिए क्या होगा। हमने फिर से वही एग्जांपल उठाया बी सी। तो यहाँ पे क्या है, 10,1, 5.5, 5.5, और यहाँ पे है 1,10। ओके, तो यहाँ पे जो तीनों वैल्यू है उसमें, तो तीनों वैल्यू का, मगर यहाँ पे कैच है, हमने जो यहाँ पे वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन डिस्कस किया था, उसका फंक्शन था x1.x2। ओके, मगर यहाँ पे x1.x2 नहीं है। जब कॉन्वेक्स फंक्शन होता है उसका फंक्शनल फॉर्म भी चेंज होता है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ओके, जब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, ये 100 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 101, ये भी 101। मगर जब हम इसको स्क्वायर करेंगे 55, तो यहाँ पे क्या होता है, 55, 55, 5, 25, 55, 27, 8, 55, 55, 5, 7, 2। तो यहाँ पे क्या आता है, 5, 2, 0, 1, 3, 31, 25। तो 31, 25 ये दोनों पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 60.50। इस तरह वैल्यू निकलेगा।
निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखो पिछले वाले टाइम में क्या हो रहा था, x1 इंटू x2 जब था इसमें वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा था वो 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 30.50 आ रहा था, 30 पॉइंट हाँ 30.25 20 जो था वो नियर रूट था तो 30 आ रहा था। तो यहाँ पे यूटिलिटी ज्यादा था किस टाइम, जब मेरा आईसी ही था ओएल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन, और ओएल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन में जब x1 डॉट x2 रहता है, जो ये वाला फंक्शन जब इंक्लूड रहता है तो एवरेज जो बंडल है उसका कार्डिनल नंबर ज्यादा आ रहा था इन दोनों से। इसलिए हम लोग बोल रहे थे क्या कि जब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स आईसी रहता है तब एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूं। देखो x1 डॉट x2 था, x1 एंड x2 ओएल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन था, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों है, डिमिनिशिंग एवरेज, उसको मैंने प्रूव भी कर दिया। अभी डिमिनिशिंग एवरेज है, कॉन्वेक्स है, क्यों है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स क्यों है, क्यों है कॉन्वेक्स, ये तो क्वेश्चन है, हमको तो जानना होगा स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों है। एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, अच्छा एवरेजेस ओवर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। जब x1 डॉट x2 ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन रहता है तब यहाँ पे वैल्यू पिछले जब मैंने पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था इसमें आया था 10, इसमें आया था 10 और यहाँ पे आया था 30। जब यहाँ पे 30 आ रहा था जहाँ पे हम एवरेजेस को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे तो कर्व जो इंडिफरेंस कर्व हो रहा था वो क्या है, वो है ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो रहा था, ये था कॉन्वेक्स का रीजन। मगर जब यहाँ पे हम प्रेफर कर रहे थे, इसको हम नहीं प्रेफर करेंगे, हम एवरेज इसको नहीं प्रेफर करेंगे, हम इसको और इसको प्रेफर करेंगे। देखो कैसे प्रेफर करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे क्या है कि हाँ हम एक बाजू नहीं सॉरी हम आईसी ड्रॉ कर लेते हैं। आईसी ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आईसी हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आईसी ड्रॉ करने के बाद हम दोनों पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ओके। यहाँ पे 10,1 और यहाँ पे है 1,10। चलो दोनों पॉइंट को कनेक्ट अगर करते हैं, इसका मिड पॉइंट रहता है 5,5, ओके। ये दोनों जो पॉइंट है मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 5,5 एवरेज बंडल, इस इन दोनों को ज्वाइन करके जिसका मिड पॉइंट आ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये एक लोअर आईसी में बिलोंग करता है, देखो कैसे लोअर आईसी में बिलोंग कर रहा है, लोअर आईसी। और लोअर आईसी होने के हो रहा है, लोअर आईसी हो रहा है, लोअर आईसी का वैल्यू भी कम आ रहा है, कार्डिनल नंबर भी कम आ रहा है, या फिर यूटिलिटी लेवल ही कम है। तो जब हमारा फंक्शन एक वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन होता है x1 डॉट x2 आईसीज आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तब हमको एवरेजेस में ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। तो जब एवरेजेस में ज्यादा यूटिलिटी अगर मिलेगा तो हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, ये सही होगा। और एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम ये प्रॉपर्टीज लगा हुआ है x1 डॉट x2 के साथ, इसलिए ये कॉन्वेक्स हो रहा है। समझ में आया कॉन्वेक्स क्यों है। एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, पहले तो जानना पड़ेगा ये क्यों है। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है x1 डॉट x2 इसके लिए पिछले वाले स्लाइड में क्या हो रहा था, डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो फंक्शन था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर नहीं था, x1 डॉट x2 था। यहाँ पे वैल्यू आ रहा था 10, यहाँ पे 10 जो एक्सट्रीम बंडल्स है, और जो मीडियम बंडल है इसका मिड पॉइंट आ रहा था उसमें 30.25 आ रहा था, और उसके लिए 30.25 ज्यादा है, और उसके लिए जो एवरेज बंडल है वो एक हायर आईसी में लाई कर रहा था। आप पिछले वाले स्लाइड को याद करो, मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहा था। तो 30.25 था, 30.25 ज्यादा है, हायर आईसी में था, हायर आईसी मोर सेटिस्फैक्शन। तो एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम किस फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, x1 डॉट x2 के साथ जुड़ा हुआ है। और x1 डॉट x2 के साथ क्या जुड़ा है कि एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, और एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम किस
ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्वेक्स होने को। ये था रीजन कि वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन कॉन्वेक्स क्यों है, ये है रीजन। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने इस वाले लेक्चर में क्या सीखा कि यूटिलिटी फंक्शन क्या है, ये दिमाग में बैठा है कि यूटिलिटी फंक्शन का जरूरत क्या है, क्या बताना चाहता है यूटिलिटी फंक्शन। पहले यूटिलिटी फंक्शन के टाइप्स हमने पढ़ा, स्टडी किया। उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन किस किस टाइप का होता है उसके बारे में हमने डिटेल में जाना, और जो उसको लिखा भी बोर्ड में। और उसके बाद हमने बेसिक वाले यूटिलिटी फंक्शन को उठाया। और उसके पहले हमने क्या बोला कि यूटिलिटी फंक्शन क्या है, एक इंजन है, एक मशीन है, एक इनपुट आउटपुट मशीन है कि जिसमें आप अगर इनपुट देते हो तो एक कार्डिनल नंबर निकलता है, और उस कार्डिनल नंबर से आप रैंक ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो, मगर नहीं बता सकते कि उसमें यूटिलिटी लेवल क्या है। आप दूसरे बंडल से कंपेयर कर सकते हो। ये बात पूरा क्लियर है। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि जो हमारा वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन है उसका फंक्शनल फॉर्म क्या है, x1 डॉट x2 और इक्वल x1 डॉट x2। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि x1 और x2 जो बंडल है उसके सारे बंडल हम उठा लाए, x1 डॉट x2 इक्वल टू 100। और उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है, ये जो कार्डिनल नंबर है, इसमें सारे बंडल कौन कौन से वाले बंडल है जहां पे हम सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करते हैं। और उसके आईसी को हमने ड्रॉ किया, हमने समझा कि वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन के लिए जो आईसी आता है वो आईसी का शेप क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा कि जो वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन है उसका 4 बेसिक प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया, अच्छे से समझा स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का मतलब। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्या है उसमें हमने समझा कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स में जो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है वो 2 रीजन के वजह से है, डिमिनिशिंग एमआरएस और एवरेज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। डिमिनिशिंग एमआरएस में हमने जाना कि एमआरएस इक्वल टू जो स्लोप ऑफ आईसी है। जो कॉन्वेक्स क्यों है डिमिनिशिंग एमआरएस, ये प्रॉपर्टी के लिए कॉन्वेक्स है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, क्योंकि डिमिनिशिंग एमआरएस के लिए जो हम अगर x1 का यूनिट इंक्रीज करते हैं तो अलोंग द आईसी हमारा जो आईसी का स्लोप है वो डिक्रीज कर रहे हैं। और आईसी का स्लोप क्या होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस। और कॉनकेव के लिए क्या हो रहा था, इसका उल्टा हो रहा था, उसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा था, है ना। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पिछले टाइम मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो सैंपल पेपर्स है उसमें भी आया था कि एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम के वजह से ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि x1 डॉट x2 जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये फंक्शन है, इसमें एवरेज बंडल ज्यादा कार्डिनल नंबर अचीव करता है, ज्यादा हायर यूटिलिटी अचीव करता है, वो हायर आईसी अचीव कर रहा था। और हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। और ये हायर द सेटिस्फैक्शन के लिए जो यहाँ पे हायर द सेटिस्फैक्शन हो रहा था उसमें क्या है कि हमारा जो हायर द सेटिस्फैक्शन आ रहा था उसलिए क्या है वो कब अचीव हो पा रहा था, जब x1 डॉट x2 ये यूटिलिटी फंक्शन लगा हुआ है, ये प्रेफरेंस लगा हुआ है। और उसके लिए हमारा जो आईसी था वो कॉन्वेक्स भी हो रहा था, मगर कॉनकेव के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं लग रहा था। कॉनकेव का प्रेफरेंस, कॉनकेव का यूटिलिटी फंक्शन ही अलग सा है। वो उस टाइम पे कॉन्वेक्स का, वहां पर कॉन्वेक्स का जो फंक्शन है वो है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, उसमें एवरेज को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा था, एक्सट्रीम को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा था, एवरेज को कम प्रेफरेंस मिल रहा था, कम कार्डिनल नंबर मिल रहा था। इसके लिए वो लोअर आईसीस में आ रहा था, लोअर आईसी लोअर सेटिस्फैक्शन। तो एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टी के लिए हमारा जो आईसी था वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स था वेल बिहेव्ड के लिए। ये डिपेंड कर, ये एक लॉ नहीं है, ये केस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर आपका आईसी का जो यूटिलिटी फंक्शन, आपका जो यूटिलिटी फंक्शन आपको x1 x2 से अगर चेंज हो जाता है तो आईसी डिफरेंट होगा, आपका प्रॉपर्टीज चेंज होगा। उसके सारे आईसीस के बारे में मैं पूरा पोस्टमार्टम कर देने वाला हूं यूट्यूब में। अब पूरा वीडियो देखो, अच्छे से देखो, अगर समझ में नहीं आता तो फिर से देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है उसको कमेंट में जरूर बताओ। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आप अच्छे से इसको देखो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से नोट करो, अच्छे से दिमाग में यहाँ पे सेव करो, ये जो मेमोरी है यहाँ पे सेव करो अच्छे से उस। और वैसे ही अगर आपको इसको अच्छे से समझते हो तो एग्जाम को चुटकियों का खेल है, यहाँ पे तो इससे बहुत इजी सवाल आएगा। अब झड़क से
क्रैश कर दोगे, छटक से खत्म कर दोगे एग्जाम। आपके लिए सारा क्वेश्चन का मीनिंग, सारा पीवाईक्यू का मीनिंग समझ में आ जाएगा। वो एमए इकोनॉमिक्स हो, बीबीए हो, एमबीए हो, जो भी जहां पे भी इकोनॉमिक्स माइक्रो पढ़ाया जा रहा है। तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।